हेलो दोस्तों, आज ये पहली क्लास है प्रैक्टिस की। तो आज से स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिस की क्लासेस, क्योंकि एग्ज़ाम की, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी डेट जो है आ चुकी है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डिटेल में आपको सारी डेट्स पता चल जाएंगी। आपका जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हिंदी की यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस, जो आपके लिए यूज़फुल क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में और किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? दंत से होगा, मूर्धा से होगा या कंठ ओष्ठ से होगा? आपको ये बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कंठ ओष्ठ की बात करें तो इसमें से और कौन कौन से जो है कंठ ओष्ठ से जो है वर्ण होते हैं? ओ होता है, अ होता है और इसके अलावा अ होता है, ठीक है। ये कंठ ओष्ठ के जो है वर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दंत से संबंधित दंत से कौन सी वर्णमाला जो है होंगी? तो दंत के संबंधित वर्णमाला होंगे तावर्ग, ठीक है, तावर्ग होगा। और इसके अलावा कौन सा होगा? इसके अलावा स, ठीक है। वहीं हम मूर्धा ध्वनि की बात करें तो मूर्धा से संबंधित है टावर्ग, ठीक है, टावर्ग और शा होगा। और इसके अलावा कौन सा होगा? री से ऋषि वाला री होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला की जो अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डिटेल क्लास जो है हमारी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तालव्य व्यंजन की बात करें तो तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तालव्य व्यंजन की बात करें तो तालव्य व्यंजन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। च, छ, ज, झ जो है ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो हम जानेंगे वाक्य और बर्तनी शुद्धि के बारे में। तो पहला हमारा ये दिया गया है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है या फिर पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। हमें इसमें बताना है कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा है, पहला है, दूसरा है या दोनों ही है। तो उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बात कैसे इसमें फर्क करेंगे तो जो हेतु है, हेतु का जो है ये विशिष्ट अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। विशिष्ट अर्थ का मतलब है कि जहां पर उद्देश्य हो, ठीक है, जहां पर उद्देश्य हो वहां पर हम हेतु का प्रयोग करते हैं, जबकि साधारण अर्थ के लिए कारण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। हमें इसमें रेखांकित शब्द में बताना है कि विलोम, इसमें हमें बताना है कि इसका विलोम क्या होगा, योग का विलोम, ठीक है। नियोग होगा, भोग होगा, अभियोग होगा या फिर रोग होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोग। योग का विलोम क्या हो जाएगा? भोग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। तो इसमें भी हमें क्या विलोम बताना है। तो ओजस्वी, ओजस्वी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर तेज है ना। तो तेज हो या फिर ओजस्वी, बात एक ही हो जाएगी और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांतिहीन। ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन, यानी कि निस्तेज, है ना, निस्तेज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर मलिन का अर्थ क्या हो जाएगा? मलिन का अर्थ हो जाएगा पवित्र, ठीक है। मलिन का अर्थ क्या हो जाएगा? पवित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उचित एक शब्द चुनिए। हमें बताना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। क्या हो? गरीब होगा, किंचन होगा, दरिद्र होगा या फिर विनीत होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा कि जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? अकिंचन। जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द बताना, अनल, दावानल, ठीक है, जठरानल या फिर बड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दावानल कहा जाता है जंगल में लगने वाली आग। जठरान
जठराग्नि या जठरानल ये कौन सी होती है? ये पेट में लगने वाली आग, ठीक है, पेट में लगने वाली आग को कहा जाता है जठरानल। इसके अलावा बड़वानल ये होती है समुद्र, समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वानल कहा जाता है, ठीक है। वैसे जठरानल ना होके इसको यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, ठीक है। इस वाक्य हमें क्या बताना है? अवयव बताना है कि वह लाचार है इस, ठीक है, क्योंकि वह अंधा है। क्योंकि अगर यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वह अंधा है इसीलिए वह लाचार है। यहां हमें कारण होता हुआ, क्योंकि अगर वह अंधा ना होता तो वह लाचार भी ना होता, ठीक है। तो यहाँ कारणवाचक अवयव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें संकेतवाचक की, ठीक है। तो संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, दो प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें उदाहरण ले लेते हैं कि यदि राम आएगा तो राधा आएगी, ठीक है। यहां पे संकेत दिया हुआ है, ठीक है। दो प्रकार के वाक्यों का मतलब है कि इसके जो वाक्य होता है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। यदि राम आएगा, ठीक है, यदि और तो से भी ये हम जान सकते हैं, यदि राम आएगा तो राधा आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें परिमाणवाचक, तो परिमाण में क्या आता है? परिमाणवाचक में हमारी इसकी पहचान क्या होती है? यहाँ पर क्या होगा? मापतौल की वस्तुओं का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है, मापतौल की वस्तुओं का इसमें प्रयोग होता है, जैसे कि बहुत, ठीक है। इसके अलावा कुछ, या फिर सब, या फिर सारा, ठीक है। ये सब क्या है? ये परिमाणवाचक के उदाहरण है। वहीं संबंधवाचक को आप किस तरह से पहचान सकते हैं? जैसे कि अब तक, ठीक है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? अब तक, भर, बिना, या फिर बाद, या फिर द्वारा, इन शब्दों का जिस वाक्य में प्रयोग हुआ हो वहां से हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कारणवाचक। पदभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पदभ्रष्ट में कौन सा समास होगा ये बताना है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद एक तरह से करें तो पद से भ्रष्ट, है ना। तो यहां पर लुप्त क्या है? से जो है ये लुप्त है, और ये किसका है? कि जहां पे उत्तर जो पद होता है वो प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में जो होता है, जो बीच का जो शब्द होता है प्रयोग हुआ वो जो है लुप्त हो जाता है, ठीक है। और तत्पुरुष जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये कौन सा प्रकार है? ये प्रकार है अपादान, ठीक है। ये अपादान प्रकार से, पद से भ्रष्ट हो रहा है ना, पद से वो हट रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष अपादान प्रकार, ठीक है, तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। तो चतुर्भुज की बात करें, ठीक है, 4 भुजा हो जिसकी, 4 भुजा हो जिसकी, जिस समास के अंतर्गत, ठीक है, क्या होता है कि उत्तर पद और प्रश्न पद, कोई भी पद ना होकर जो शब्द होता है वो किसी अन्य अर्थ की तरफ संकेत करता है, ठीक है, अन्य की तरफ संकेत करता है, तो वहां पे क्या होता है? मतलब बहुब्रीहि समास वहां पर होता है। तो 4 भुजा हो जिसकी, तो किसकी होंगी 4 भुजा? तो विष्णु की 4 भुजा होती, तो विष्णु की तरफ ये क्या हो रहा है? संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। हमें ये बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है, रूपक है, श्लेष है, उपमा है या फिर मानवीकरण है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संध्या को, ठीक है, यहाँ पर संध्या को क्या दर्शाया जा रहा है, सुंदर परी जैसा दर्शाया जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन निर्जीव वस्तुओं को सजीव, है ना, एक तरह से उनमें जान, मतलब एक निर्जीव वस्तु को सजीव या मानव की तरह से, ठीक है, उनका रूपांतरण किया जाए, या फिर निर्जीव वस्तुओं का जो मानवीकरण हो जाए, ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, में अलंकार बताना है आपको। तो आपको ये जहां पर ये शब्द दिखे, ठीक है, ज्यो, जहां पर आपको इस तरह के शब्द दिखे, ज्यो या फिर जानू, जनू जानो, ठीक है, या फिर मनु मानो, ठीक है, इसके अलावा ज्यो, इस तरह के अगर आपको, ठीक है, शब्द किसी भी पंक्ति में नजर आते हैं तो वहां पर आपको कौन सा अलंकार लगा देना है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे आपको लगा देना है। इसी तरह से उपमा अलंकार में भी यही होता है, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जैसे कि सा, सी, ठीक है, या फिर से, या फिर सरिस, या फिर समान, अगर इस तरह के शब्दों का वहां पे आपको वर्णन मिलता है तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। श्लेष अलंकार जिसको क्या कहा जाता है, चिपका हुआ अलंकार, ठीक है। तो जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकले, ठीक है, कई अर्थ निकले, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पे कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आग का पानी ढल जाना, तो इसका आपको ये बताना, ये है हमारा मुहावरा, ठीक है। अब हमें बताना है इसका अर्थ क्या होगा। बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज हो जाना या देखने की ताकत कमजोर हो जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आग का पानी ढल जाना यानी कि निर्लज हो जाना, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो काट का हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कि लकड़ी पर है, ठीक है, बार बार मिट्टी का लेप नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से दुर्भाग्य की मार बार बार, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि काट की हांडी जो है बार बार नहीं चलती, मतलब लकड़ी पर मिट्टी का लेपन बार बार नहीं होता, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे ये निकल कर आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उत्तर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं होता। वाक्य के अशुद्ध भाग, ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इन चारों में त्रुटि कहां पर है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है, सी में है या फिर डी ऑप्शन लगाएंगे अगर कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस देखें तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो या तो इसको व्यर्थ का, इसको इसमें, या तो बेकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यर्थ, धनवान को व्यर्थ, बेकार इस सेंस में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बेकार का जो इसमें प्रयोग किया गया है वो अनुचित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो अगर हम इसको तोड़ें, ठीक है, तो कह प्लस आवत, कह प्लस आवत, ठीक है। तो आवत क्या हो जाएगा, आवत प्रत्यय जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आवत के पहले
अगर मह में आवत जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मह में आवत जोड़ दें तो महावत बन जाएगा, है ना। तो आवत क्या हो गया हमारा, आवत प्रत्यय हो गया। और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ जाता है या जो वर्ण जुड़ जाता है, ठीक है, अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। सुशिक्षित में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग क्या होता है, जब किसी भी शब्द के शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में जब कोई अक्षर या कोई शब्द जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग इसमें क्या होगा, सुशिक्षित, तो शिक्षित अपने आप में एक शब्द है, तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या, सु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न संधि विच्छेद आपको बताना है कि सही विकल्प, ठीक है। तो सु प्लस उक्ति, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उ प्लस उ, ठीक है, उ प्लस उ मिलकर जब बड़ा उ बनता है तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है, यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। जब मैंने अभी तो मैंने इसकी क्लास नहीं ली है, तो मैं जल्दी क्लास लूंगी, लेकिन पेट में मैंने आपको दीर्घ संधि का एक छोटा सा इंट्रो देने की कोशिश की है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये संधि का जो है टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो सु प्लस उक्ति, तो उ प्लस उ मिलकर, ठीक है, बड़ा उ बनाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वहीं पर भूधर्व का संधि विच्छेद हमें बताना है। भू प्लस, ठीक है, भू प्लस धर्व, यहां पे ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, भू प्लस उधर्व, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये टाइपिंग एरर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो उ, जैसा मैंने बताया था, उ प्लस उ बनकर क्या बन जाते हैं, बड़ा उ बन जाते हैं, तो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फूल का तत्सम बताना है, पुहुप होगा, पुष्प होगा, प्रसून होगा या फिर सुमन होगा। तो फूल के तत्सम की बात करें, तत्सम जो कि संस्कृत से जो के त्यो, ठीक है, संस्कृत से सीधे जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। तत्सम कहते हैं। और फूल क्या है, फूल ये है एक तद्भव है, ठीक है। तद्भव में क्या होता है, जब ये प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए आते हैं तो इनको तद्भव कहा जाता है, ठीक है। तो तद्भव, फूल का हमें बताना है तत्सम क्या होगा, तो फूल का तत्सम क्या हो जाएगा, तो फूल का तत्सम हो जाएगा पुष्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप बताना है हमें, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी बतानी कि पुष्प, ठीक है, और जबकि ये पुहुप, प्रसून और सुमन, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही इसके क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पर्याय हो जाएंगे, ठीक। लिख देती हूं मैं, पुहुप, प्रसून और सुमन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमी का तत्सम रूप बताना है आपको। अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अमी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, अगत हो जाएगा या अमी हो जाएगा। तो अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर होगा, अमी का तत्सम रूप। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें, यहां पर हमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। हमें बताना है यहां पर क्या होगा, निरस्त होगा, विश्वस्त होगा, आश्वस्त होगा या फिर संतुष्ट होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, तो हमें यहां बताना है, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है।
तो आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आश्वस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर हमें बताना है कि वह जिधर डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो जिधर रुका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनक और धतूरा, हमें ये बताना है, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है अनेकार्थी। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है? अनेकार्थी बताना है कनक और धतूरा में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा सोना। ठीक है, कनक जो है सोने के लिए भी प्रयोग होता है और कनक को धतूरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने सर्वनाम में आपको पढ़ाया है कि जो पुरुष वाचक सर्वनाम होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, उनमें से जो उत्तम पुरुष है उसके लिए क्या आता है? मुझे, मैं, ठीक है, इसके लिए प्रयोग होता है, या फिर आप, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जाता है तुम, तुम्हें, ठीक है, या फिर तू, ये क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वे, वह, ठीक है, या उनके, सॉरी इनके, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आ जाएगा, ये आएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आपको और भी प्रैक्टिस सेट इसी तरह से कंप्लीट कराए जाएंगे। और यूजफुल रहेगा कि अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि आपको ऑप्शंस ऐसे डालूं, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ऐसे हो कि चारों के आंसर आपको पता, सॉरी चारों के बारे में आपको पता भी हो जाएगा। और जो टॉपिक हम क्लियर नहीं करा सके हैं, ठीक है, कोशिश तो यही हमारी कि जल्दी से जल्दी हम टॉपिक जो है आपको वो क्लियर करा दें। लेकिन अगर बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो आपकी जितनी भी तैयारी है ये प्रैक्टिस सेट के ही थ्रू जो है वो पूरी करवा दूंगी। ठीक है, जो भी टॉपिक छूटे हैं उन सभी टॉपिक्स को क्वेश्चंस के द्वारा ही, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही वो जो है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, हिंदी के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हिंदी आपको यहीं से ही कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मिलती है अगली क्लास में।